सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि और विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ नवरात्रि का पर्व संपन्न हो जाएगा और कल बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ विजयदशमी का पर्व को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आप भी अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए फेस्टिवल को भी। फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए, इससे आपका मन पवित्र होता है और आप गलत काम करने से बच जाते हैं। जब गलत काम करने से बच जाते हैं तो आप जीवन में अच्छे से चीज़ सीखते हैं और अच्छे से जब चीज़ सीखते हैं तो आपका जीवन अच्छा बन जाता है। तो यानी कि आप अच्छे और सच्चे इंसान बन जाते हैं। तो अच्छा इंसान बनिए और फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते रहिए। आप लोग देखिए, मेरा तो पर्सनल व्यू है कि यह पूजा पाठ जैसे मैं नहीं करता हूँ, लेकिन पूजा पाठ में लोगों को लिप्त होना चाहिए। कभी कभी मंदिर चला जाता हूँ या भगवान में आस्था रखता हूँ। बस पूजा पाठ वैसा नहीं होता है कि मतलब बाहर से कर रहे हैं, मतलब दिखावा, उतना टाइप से नहीं है। बस मन में दिल में याद कर ली, बस हो गया। बस मेरा उसी टाइप से पूजा होता है। तो पूजा पाठ आप लोग करते हैं ना, तो गलत काम आप लोग करने से बचते हैं। और जब कुछ चीज़ गलत नहीं करते हैं तो आपका जो परिणाम होता है वह सही आता है। सही चीज़ की जगह परिणाम सही आएगा, ऑब्वियस ही बात है ना। जैसा आप इनपुट दोगे तो वैसा ही तो आउटपुट निकलता है। ओके, तो सेलिब्रेट कीजिए। बाकी मिनिमम स्टडी प्लान भी आप लोग को लेकर चलना है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। पृथ्वी अगर घूमना बंद हो जाए तो क्या होगा? बहुत लोगों ने पढ़ाई अभी छोड़ दिए हैं। एक स्टूडेंट फ़ोन करके बोल रहे थे कि सर अब क्या पढ़ें, अभी तो एग्जाम है ही नहीं। अभी बहुत सारा सेंट्रल का भी एग्जाम आया है और एग्जाम आएगा ही आएगा। कुछ दिनों के अंतराल के पश्चात एग्जाम तो होना ही है, बट आप लोग रुक जाते हैं ना। आप लोग एकदम नीचे से शुरू करना होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। आप लोग छोड़ देते हैं। एक मिनट के सोचिए कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? सारा चीज़ खत्म, गुरुत्वाकर्षण खत्म, आप आकाश में उड़ लेंगे, पूरा तबाह हो जाएगा। तो आप लोग को भी रुकना नहीं है। समय रुक जाए, कोई चीज़ रुकता है, जो नहीं रुकता है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे आज जो है समय का इंपॉर्टेंस क्यों इतना माना जाता है? क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। तो आप मत रुकिए, आपका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रुकिएगा नहीं तो। समझ रहे हैं बात को? तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 45। बाकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज हिंदी भाषा को स्टार्ट करते हैं, तो अच्छा सेलिब्रेट कीजिए। बाकी पढ़ाई भी टाइम निकाल के कर लेना है। और आप लोग का एक क्वेश्चन था कि जेसीसी का भी क्वेश्चन कुछ डाला जाए, तो आज से डालना शुरू किया हूँ। वैसे सारा क्वेश्चन आपको किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। और हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस बोलें तो ज़्यादा अलग होता नहीं है, अलग अलग एग्जाम का भी। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द और क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? और आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा बताइए कि आप लोग इंसानियत का भाड़ा पर लगा के आए हैं, ठीक है? रेंट पर दे दिए हैं तो भाई जाके ले लीजिए थोड़ा सा रेंट, ठीक है? लाइक कर दिया कीजिए। ओके, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। ओके, इतना सारा तो आपको काम करता हूँ। और आपको क्या लगता है कि हिंदी का इतना लेक्चर ले लिया, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा ना हिंदी इंग्लिश, तो मतलब 70% तो मैं गारंटी देता हूँ कितना तो आपको मार्क्स आ जाएगा। और अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा तब 70% आ जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ 30% लाना है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि एग्जाम ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो प्रैक्टिस जारी रखना है। इनमें से कौन दर्पण का पर्यायवाची नहीं है? शीशा, खल, आईना या मुकुट? जेसीसी कक्षपाल में क्वेश्चन आया हुआ है। खल इसका एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। खल का मतलब होता है नीच होता है, अधम होता है, दुष्ट होता है। खल मतलब शीशा नहीं होता है। जैसे नीच हो, दुर्जन प्राणी बोल दें, लूचा बोल दें, अधम बोल दें, तो ये सारा इसके पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक और जो पर्यायवाची है दर्पण का, वह है आपका आरसी ना। तो आरसी भी कभी कभी पूछेगा तो उसका भी समझ लीजिएगा, आरसी मतलब दर्पण होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या? सुने हैं या नहीं सुने हैं? देखिए, एक तरह का कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? कहने का मतलब हाथ में अगर कंगन है तो उसको आईना में क्या देखना है? आईना में तो आप लोग फेस देखते हैं, आईना में लोग फेस देखते हैं कि हाँ चलो कैसा दिख रहा है। और अगर हाथ में कंगन पहने तो आंख से देख ही सकते हैं, आईना में क्या देखना जरूरत है? तो वही इसका कहने का तात्पर्य है, आरसी मतलब वही दर्पण होता है। और पढ़े लिखों को फारसी क्या? जो पढ़ा लिखा इंसान उसको फारसी दे दीजिए, इंग्लिश दे दीजिए, हिंदी दे दीजिए, क्या मतलब है? ठीक है, वह समझ में आ जाएगा उसको। अगर पढ़ा लिखा हो तब नॉलेज का ज्ञाता होना चाहिए, पॉलीग्लॉट होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ से देख लीजिएगा, सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बाकी सारा शीशा, मुकुर भी होता है, आईना भी होता है। आईना तो पता होगा, शीशा। गिद्दड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? और एक चीज़ याद रखिएगा, खल मतलब नीच होता है। इससे एक मुझे याद आ रहा है दोहा टाइप से, क्षुद्र नदी चली भरी उतराई, जस थोड़े धन पाए खल बौराई। तो खल मुझे बहुत पहले से पता था कि इसका अर्थ जो होता है ऐसे दुष्ट होता है, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ा था दोहा को तो मुझे अच्छे से मतलब पढ़ता हूँ ना कोई चीज़, तो अगर मुझे उसमें से कोई चीज़ पता नहीं होता है तो मैं जाकर तुरंत उसको सर्च करता हूँ। मेरा आदत है, पहले से ही मेरा आदत रह चुका है। तो आप लोग भी ऐसा ऐसा जो आदत है उसको डाला कीजिए। कहीं भी कोई भी चीज़ देखते हैं और आपको अगर पता नहीं हो, चाहे वह हिंदी का शब्द हो, इंग्लिश का शब्द हो या कोई टर्म हो, आप लोग उसको जानने की कोशिश किया कीजिए। अगर नहीं जानेंगे तो वह चीज़ है आपको दिक्कत करेगा। आपको एग्जाम में नहीं आएगा, मान लेते हैं कोई छोटा सा शब्द है और उसका मीनिंग आपको पता नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि अगर किसी में अगर भावार्थ लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप लिख पाइएगा? जी नहीं, नहीं लिख सकते हैं, उसके चलते नहीं होगा। ठीक है, तो छोटा सा अगर लूपहोल रहेगा ना, तो मतलब घड़ा में छोटा सा भी छेद रहेगा तो पूरा पानी बाहर आ जाएगा। टंकी है ना नीचे, थोड़ा सा छेद हो जाता है तो परेशानी हो जाता है। समझ रहे बात को? क्वेश्चन नंबर 2 आता है, गिद्दड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? वाजिद, सियार, सुधांशु या फिर सलील?
आंसर इसका गिद्दड़ का तो पता चल गया होगा, सियार होता है ना। वाजी मतलब घोड़ा होता है, सुधांशु यहाँ पे देख लीजिएगा चंद्रमा होता है ना जी, या चंद्रमा होता है, शशि होता है, कपूर या फिर मृगधर होता है। और सलील का मतलब होता है पानी या फिर जल। सबको देख लीजिएगा, वाजी घोड़ा तुरंग अश्व सब बोल सकते हैं। सलील एक मतलब एक पत्रिका था सरस सलील, नाम सुने हैं सरस सलील, तो वहीं से सलील है। तो मुझे वो पहले से पता था, जब छोटा था तो कहीं ना कहीं शायद मैगजीन मिलता था, ठीक है। तो एक बार दो बार इसको पढ़ा था मैं भी। तो सरस सलील, सलील मतलब क्या होता है, सलील मतलब होता है पानी, और सरस मतलब जानते हैं, सरस मतलब होता है रसीला, रसयुक्त, जायकेदार, ये सब होता है इसका अर्थ। आंसर इसका बी हो गया। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम। इनमें से कौन संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है, बोला जा रहा है कि नहीं पूछा है आपसे, इनमें से कौन सही तो उदाहरण नहीं है। अब मेरे को पहले बताया था, एक क्वेश्चन अगर आपको देखे होंगे अब मेरा बहुत सारा लेक्चर, तो आपको यह पता चल गया होगा। और राम गा रहा है, सीता नाच रही है, गोपी पढ़ रहा है और रमेश लिख रहा है। मैं ना फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को ऐसे ही काट दूंगा कॉमन सेंस की वजह से। क्यों? क्योंकि दोनों जगह और लगा हुआ है, और आंसर तो दोनों नहीं होगा, यानी कि दोनों आंसर नहीं होगा। यानी करने का मतलब है कि या तो एक होना चाहिए तो दो होना चाहिए, दोनों से एक ही तरह का चीज़ है। समझिए बात को कि दोनों एक ही तरह का चीज़ है, तो दोनों तो आंसर नहीं हो सकता है, यानी कि नहीं हो सकता है, इसका मतलब दोनों को काटा जाएगा। वह आया परंतु अधिक देर तक नहीं रुका, वह आया परंतु अधिक देर तक नहीं रुका, ये भी नहीं होगा, इसमें परंतु सब लगा हुआ है। यदि वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता, यह मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है, न कि संयुक्त वाक्य का। समझे? अब कैसे? आपको बताया था कि अगर एक, यदि वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता, ओके, तो पास हो गया होता अगर वह पढ़ा होता, तो यहाँ पास हो गया होता, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल क्लाउज है। और ये वाला पार्ट जो दिखने को मिल रहा है सबऑर्डिनेट क्लाउज है। कहने का मतलब हिंदी में बता देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। इसको मुख्य उपवाक्य बोलते हैं और इसको आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वह इस पर डिपेंड है, पास हो गया होता पर, ओके। तो समझ लीजिएगा, तो यह एक मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी वह आया परंतु अधिक देर तक नहीं रुका, यहाँ पे वह आया, अगर थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाऊं तो वह आया अपना मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है, और अधिक देर तक नहीं रुका ये भी अपने मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं है। तो दो अगर आश्रित उपवाक्य जो है से दो है से मुख्य उपवाक्य किसी अगर एक से मतलब एक वाक्य बनता है और उसके पीछे परंतु और एवं तथा शब्द मिलता है, तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है। और चिन्ह तो देख लीजिए यहाँ पे, तो और चिन्ह तो बताया था कि संयुक्त वाक्य में ही यूज होता है। राम गा रहा है, इसका भी मीनिंग निकल रहा है, सीता नाच रही है। दो मुख्य उपवाक्य देखने को मिलेगा संयुक्त वाक्य में, उसी का कॉम्बिनेशन होता है। गोपी पढ़ रहा है, रमेश लिख रहा है। आई होप कि इसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। आंसर इसका डी होगा, यह मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। यदि वह पढ़ा होता तो पास हो गया होगा, तो अगर बारिश हुई होती तो फसल अच्छी होती। सब में देखिएगा हेतु मत भूतकाल आता है ना, इसको भी देख लीजिएगा इस तरह से। सड़क का बहुवचन क्या होगा? टाइम पास करने कोई मतलब नहीं है, सड़क का सड़कें होता है, ओके। बाकी मूवी देख सकते हैं सड़क अभी नहीं देखिएगा, टाइम पास नहीं करने, एग्जाम हो जाएगा तब देखिए। इनमें से मैं तो बहुत सारा चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करता, होता क्या है ना कि मैं आपके साथ शेयर करने लगूँ ना तो आप लोग भी जाकर इसको देखने लगेंगे, तो आपका टाइम मैं नहीं चाहता हूँ किसी तरह से वेस्ट हो। तो इनमें से वाक्य के भेद का दो प्रकार कौन सा है? ध्यान रखिएगा, वाक्य के भेद का प्रकार पूछा है आपसे, सरल, मिश्र, वाक्य शब्द, सरल, संयुक्त या फिर रचना और अर्थ। बहुत लोग सोचेंगे ना कि भाई पता है मुझे सरल और मिश्र हो गया, चलो टिक लगा के, बाकी सारा ऑप्शन अगर नहीं पढ़िएगा तो बहुत हानिकारक हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा ही नहीं। यहाँ से क्या पूछा है? वाक्य के भेद पूछा है। वाक्य के भेद के दो प्रकार पूछा है, ध्यान से समझिएगा। तो वाक्य के भेद के दो प्रकार कौन होता है? तो वाक्य के भेद दो होता है, कौन कौन के प्रकार? तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे रचना और अर्थ के आधार पर दो इसका भेद होता है ना, उसके बाद रचना के आधार पर यहाँ पे 3 होता है और अर्थ के आधार पर 8 होता है। ये तो मैं आपको बहुत पहले कितने बता चुका हूँ, रचना वाले ये सब पूछ देते हैं आपसे कि रचना कौन है। तो संयुक्त हो गया, सरल हो गया और एक मिश्र हो गया, तो ये 3 होता है। अर्थ के आधार पर बहुत सारे वाक्य देखने को मिलेगा आपको। तो रचना और अर्थ ही जो है सो वाक्य के दो प्रकार होते हैं ना, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अंदर में जाने के बाद इसका उपभेद देखने को मिलेगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आप यहाँ से जो 6 नंबर से क्वेश्चन जो 50 नंबर तक आएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्तनी है, यानी कि कौन शब्द सही है और कौन शब्द गलत है, उसका वर्तनी, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें टाइम पास नहीं करेंगे, ओके। जो सही होगा उसको बताते चलेंगे फटाफट। इसमें जो सही शब्द देख लीजिएगा, प्रतिनिधि, सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा ना। प्रतिनिधि में प्र लगता है यहाँ पे र में, और उसके बाद त में छोटी होता है, नौ में भी और ध में भी, तो कहीं भी बड़ी का नाम नहीं है, ओके, ध्यान रखिएगा। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अशुद्ध किसका वर्तनी है? और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या इंसानियत को भाड़ा पर दे कर रखे हैं क्या? लेके आइए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। साम्राज्ञी, अगर गलत चीज़ कर रहा हूँ तो बताइए कि हाँ भाई तुम गलत कर रहे हो इसीलिए नहीं लाइक कर रहा हूँ, बट अच्छा काम कर रहा हूँ तो कम से कम लाइक कीजिए, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है।
अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। साम्राज्ञी, कामिनी, निश्वास या फिर बीमार। कौन सा शब्द इसमें गलत है? बीमार शब्द गलत है ना, ब में छोटी की मात्रा होगा, बीमार में छोटी की मात्रा होगा। बाकी मेरा प्रश्न आपसे है कि एक अनार 100 बीमार का क्या अर्थ है? एक अनार 100 बीमार, ध्यान रखिएगा। कामनी मतलब होता है सुंदर स्त्री ना, और सम्राज्ञी समझते हैं, सम्राट जो आप लोग देखते हैं सम्राट होता है उसका यह स्त्रीलिंग है, सम्राट का, ठीक है। और राजा का उल्टा क्या होता है? राजा का उल्टा रंक होता है, उसका स्त्रीलिंग शब्द रानी होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीमार इस तरह से सही लिखा जाता है। और मेरा प्रश्न क्या था? एक अनार 100 बीमार, उसका क्या अर्थ है? बीमार इस तरह से लिखा जाता है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। दृष्टि लिखा हुआ है, गृहिणी, उसका जागृति या फिर इसको नृत्य। सही आंसर इसका बी होगा। ग्रहिणी इस तरह से नहीं लिखा जाता है, यहाँ ग्रह बन गया, हमको गृहिणी लिखना है ना, तो ग में री इस तरह से होता है और इसको नी होता है, ठीक है, तो गृहिणी लिखा जाता है, ठीक है। री की मात्रा लगता है, र की नहीं, इस तरह से, ठीक है। इसमें री होता है वह मात्रा होता है, ये र लगता है यहाँ पे, इसको र बोलते हैं। और ये वाला जो री में लगता है वो हर्षरी वाला मात्रा लगता है, समझ गए। तीसरा होता है इसमें हर्षरी की मात्रा लगेगा, न कि र का, समझ गए। तो इस तरह से गृहिणी लिखा जाता है। तो सही वर्तनी वाला शब्द ये हो गया, बाकी सारा शब्द सही है, इसको देख लीजिएगा। नृत्य लिखा जाता है, दृष्टि लिखा जाता है। अगर यहाँ पे थोड़ा ये सब इस तरह से लिखा गया है, अगर देगा तो ओके, सब सॉफ्टवेयर जो ट्रांसलेट करता है इस तरह से लिखता है, ये दृष्टि इस तरह से लिखा हुआ है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। द्रष्टव्य, अनुसंग, दोपहर या फिर वैदिक। अनुसंग शब्द यहाँ पे गलत है, बाकी सारा शब्द यहाँ पे सही है। द्रष्टव्य, दोपहर, वैदिक सारा सही है। अनुसंग गलत है, यहाँ पे जो स दिखने को मिल रहा है, स, ये जो होता है ये स नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए मूर्धन सा, ठीक है। चलिए, इसको बोलते हैं दंश, इसका उच्चारण दंश से होता है, अब इसका मूर्धा से होता है उच्चारण, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, उच्चारण स्थान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ण में। वर्ण आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। वर्ण अगर नहीं पढ़िएगा तो समाज समझ में नहीं आएगा, न कि संधि समझ में आएगा, और तीनों चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है। अनुसंग मतलब होता है ये अनुसंग, ओके, या फिर संबंध, ठीक है। जैसे कि अनुसंग समझते हैं, अनुसंगी बोलते हैं, तो मतलब कोई चीज़ के साथ जो है दूसरा चीज़ फ्री आता है उसको बोलते हैं अनुसंग। जैसे कि इंडिया के मैप के साथ श्रीलंका फ्री आता है, मोबाइल के साथ उसका चार्जर फ्री आता है। आईफोन के बारे में थोड़ा सा बात करें, उन लोग अपना चार्जर नहीं देते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है उसका, आईफोन का भी, कि आप लोग को चार्जर देना चाहिए, नया चीज़ दे रहे हैं, चार्जर नहीं दे रहे हैं। तो यही होता है अनुसंग, यानी कि उससे संबंधित एक के साथ जो दूसरा आता है उसको अनुसंगी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मूर्धन सा होगा, न कि तालव्य सा, समझ लीजिएगा। बाकी सारा शब्द यहाँ पे सही है, वैदिक के सब। अशुद्ध वर्तनी बताइए। कुटुंब, प्रदर्शनी, मुकुट या फिर मुकुंद। यहाँ पे ना मुकुंद होगा, यहाँ पे इसमें यहाँ पे ना बिंदु, मतलब उस बिंदु जो है ना, सो कु के जो है ना मात्रा है उसके नीचे छिप गया है, मुकुंद है। आंसर इसका ए हो जाएगा। कुटुंब जो शब्द है यह गलत है, कुटुंब नहीं होता है, कुटुंब होता है। मैं बोल भी कुटुंब ही रहा हूँ तब से, कुटुंब होता है ना, कुटुंब, ओके। जैसे सुने होंगे आप लोग, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो आंसर इसका यह कुटुंब होता है। कुटुंब मतलब परिवार होता है, कि हे भगवान, हे ईश्वर, अल्लाह गॉड, मुझे इतना दे कि मैं तो मेरा पूरा अच्छा से गुजारा हो जाना चाहिए, और जो मेरे घर पे जो भी साधु संत आए, ठीक है, या भूखे लोग आए, तो वो भी हमारे घर से लौटने नहीं चाहिए, मुझे आप इतना समृद्ध और संपन्न बना दें। आंसर इसका ए हो गया, लिखा हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो फिर दिक्कत ना हो, इसके लिए सब डाला हुआ है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आकर्षण, आकर्षण, इस तरह से आकर्षण लिखा हुआ है, आकर्षण इस तरह से लिखा हुआ है, कौन सही है? आकर्षण शब्द, ये जो सही इसका जो शुद्ध शब्द होगा वह ये होगा, फर्स्ट ऑप्शन ना। देखिए कभी मैं बताता हूँ, जैसे कि आप लोग र लगाते हैं, जैसे कर्षण हो जाए, घर्षण हो जाए, तो घर्षण, ध्यान दीजिएगा, घर्षण अगर मैं लिखूँ, आपको तोड़ कर समझा रहा हूँ, तो घर्षण लिखना है तो घर, जो र का उच्चारण कहाँ पे आ रहा है? दोनों के बीच में, तो दोनों को जब बीच में आता है ना, तो इसका जो रेप लगता है ना, वो अगला शब्द पे लगता है, तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है, समझ लीजिएगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द बताना है। जुकाम, कनिष्ठ, पड़ोसी लिखा हुआ है, विद्यालय। देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी ना, पड़ोसी नहीं होता है, पड़ोसी होता है। क्या होता है? पड़ोसी, इसको ध्यान रखिएगा। ड़ और ढ उक्षिप्त व्यंजन के एग्जाम्पल में आता है, बताया था ना, ड़ और ढ जो होता है सो उक्षिप्त व्यंजन आता है, इसको देख लीजिएगा। तो पड़ोसी हो जाएगा, यहाँ पे पड़ोसी नहीं पड़ोसी होता है, ड़ होना चाहिए, यहाँ पे बिंदु नहीं था, ओके, इस तरह से देख लीजिएगा। जुकाम, कनिष्ठ मतलब बड़ा होता है ना, कनिष्ठ मतलब बड़ा होता है, ज्येष्ठ बोल सकते हैं, जो ज्येष्ठ होता है उसको बोलते हैं कनिष्ठ। दर्शनीय का सही शब्द क्या होगा? दर्शनीय होता है, न तो दार्शनीय होता है, ओके, न ही इधर से ऐसे दार्शनीय होगा, न ऐसा होगा, ठीक है। तो दर्शनीय सही शब्द होता है, ओके। एक वर्ड होता है दार्शनिक, उसमें हो सकता है, लेकिन दार्शनिक कुछ नहीं होता है, दर्शनीय होता है।
देखने लायक ना, जो देखने योग्य हो उसको दर्शनीय बोलते हैं हम। शुद्ध वर्तनी बताना है, यानी कि सारा शब्द यहाँ पे अशुद्ध है। ओके, एक शब्द ऐसे शुद्ध है तो उसको चुनना है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विदुषी ना। विदुषी इस तरह से लिखा जाता है, जैसे आप लोग विद्वान देखते हैं तो उसका जो है से आप लोग बोल सकते हैं लिंग रूप जो है से विदुषी हो जाएगा। ठीक है, विदुषी, विद्वान का विदुषी, इस तरह से होता है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उद्गार, पति, सूक्ष्म और फिर मुहूर्त। सही आंसर इसका ना सी हो जाएगा। सूक्ष्म शब्द ऐसा नहीं लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि 100 में बड़ी ई की मात्रा, सॉरी बड़ी ऊ की मात्रा होता है। ए वाला ऊ होता है, ए ऊ होता है जिसका मात्रा ए होता है ना, इसको देख लीजिएगा। मुहूर्त को देख लीजिएगा अच्छा सा, नहीं इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे पहले म में छोटी ऊ की मात्रा है, ह में बड़ी ऊ है और त पर रेफ लगता है, इसको देख लीजिएगा। सूक्ष्म इस तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, माँ से सेब खाया जाता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य है, सिर्फ यहाँ पे वाच्य लिख दिया, फिर कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य लिख दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा माँ से सेब खाया जाता है। यहाँ पे ना कर्मवाच्य होगा। क्या होगा? कर्मवाच्य। क्यों? क्योंकि माँ से सेब खाया जाता है, नहीं माँ के द्वारा खाया जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से आता है, लेकिन यहाँ पे से नहीं होगा, यहाँ ठीक हाँ या से ही होगा, करण से ही होगा। तो माँ से या द्वारा होता है, तो माँ के द्वारा जो है से सेब खाया जाता है या माँ से सेब खाया जाता है, यहाँ पे कर्मवाच्य होता है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह करण लगेगा ना, से जो लगा हुआ है विभक्ति चिन्ह करण का यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, तो वाच्य 3 तरह का होता है हिंदी में, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और एक भाववाच्य होता है। हिंदी में 3 वाच्य होता है। अंग्रेजी में ऐसे 2 ही वाच्य मेनली होता है, लेकिन एक तरह का तीसरा वाच्य भी होता है जिसको आप लोग मिड वॉइस के नाम से जानते हैं, क्वासी पैसिव। वो भी आपको मैं कोर्स में डिटेल में पढ़ा चुका था। आंसर इसका सी होगा, कर्मवाच्य। माँ से सेब खाया जाता है या माँ के द्वारा सेब खाया जाता है, ऐसे भी रहेगा तो कर्मवाच्य ही आएगा। वे दशरथ के पुत्र थे, वे दशरथ के पुत्र थे, इसमें सर्वनाम कौन सा है? वे दशरथ के या फिर पुत्र। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वे जो है से एक सर्वनाम है। अब वे क्या, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि वे और वे लोग में क्या अंतर है, आज ना मेरा जो थंबनेल था उसमें मैं लगाने वाला था कि वे और वे लोग में क्या अंतर है, बट आज नवरात्रि का पर्व था तो उसको लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसी को कर दिए, तो आज यहाँ पे बता देते हैं वे और वे लोग में क्या अंतर है, समझिएगा। वे जो होता है ना, इसको बोलते हैं आप लोग ही, अंग्रेजी में समझिए, इसको ही बोलते हैं और इसको दे बोलते हैं, समझ गए। तो ही का मतलब वे होता है, वे का बोलते हैं, वह का बोलते हैं। जब आपसे छोटा कोई इंसान है तो उसको बोलना होगा तब क्या बोलेंगे? वह। लेकिन आपसे कोई बड़े हैं तो क्या बोलेगा? वे। यानी कि रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग वे को सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं, यानी एक वचन में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लूरल में यूज नहीं होता है, या सिंगुलर में होता है। जैसे वे बाजार जाते हैं, ठीक है, तो वे बाजार जाते हैं तो ही गोज टू मार्केट होगा। समझ रहे, बात आ रहा है ना। बाकी दशरथ कैसा नाउन हो गया? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि यहाँ पे कारक चिन्ह है ना, दशरथ के पुत्र, यहाँ पे संबंध बता रहा है, संबंध कारक है यह। ठीक है, दशरथ का पुत्र या दशरथ के पुत्र में यहाँ पे संबंध बता रहा है, ठीक है, कि उनका पुत्र है। और पुत्र तो एक तरह का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सारा चीज़ क्लियर होगा, देख लीजिएगा। आंसर इसका ये हो गया। वे और वे लोग में क्या अंतर है समझ में आ चुका होगा। वे प्लूरल में हम लोग यूज करते हैं, और वे जो होता है हम लोग रेस्पेक्ट देने के यूज करते हैं, बड़ा का सेंस में। छोटा में हम लोग वह यूज कर देते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए जरा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 10 जनवरी को, 14 सितंबर को या फिर 20 नवंबर को? क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को टिक लगा दें। गलत हो जाएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को, यहाँ पे शब्द विश्व लिखा हुआ है, यहाँ पे जो 14 सितंबर होता है उसको हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर ना, तो आपको याद होगा 14 सितंबर को अभी हाल ही में आप लोग हिंदी दिवस मनाए थे। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बाकी मॉरिशस में आप लोग देखिएगा जो विश्व हिंदी सचिवालय है, उसका मतलब सचिवालय वहीं पे है। वर्ल्ड जो हिंदी सेक्रेटेरिएट है वह मॉरिशस में देखने को मिलेगा। मॉरिशस में 10 दिसंबर को तो आप लोग क्या मनाते हैं, यहाँ पे डिस्कस करना उचित रहेगा। जीके में कुछ चीज डिस्कस होता है, चलिए बता ही देते हैं। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 20 नवंबर को, 20 इसमें विश्व बाल दिवस मनाया जाता है यहाँ पे 20 नवंबर को ना। और भी कुछ मनाया जाता होगा, बहुत सारे डे होते हैं, कितना याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रख सकते हैं। तो मुझे क्यों याद रहता था, जैसे होता क्या था ना, जैसे 14 नवंबर है, मैं तो बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग कहानी।
तो 14 नवंबर को मेरे पास पैसे नहीं हुए, तो चिल्ड्रन लोग को चिल्ड्रन डे मनाना है तो कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। तो जब उस समय जब मुझे पैसा नहीं होता ना, तो मैं 20 नवंबर को बोला ना कि अरे भाई चलो अब हम लोग 20 चिल्ड्रन दिवस, मतलब 20 जो चिल्ड्रन डे है तब मनाएंगे 20 नवंबर को। तो इस तरह से मेरा कहानी था, तो मुझे याद रहता है, तो इस तरह से कुछ होता था। 10 जनवरी इसका आंसर हो गया, इसको देख लीजिएगा। इनमें से कौन सही से मेल नहीं खाता है? भारत की पहली हिंदी फिल्म बोला जा रहा है राजा हरिश्चंद्र था। भारत का पहला हिंदी दैनिक उदंत मार्तंड था। हिंदी भाषा का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु था, जो कि लाला श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी भाषा का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वह जी शंकर कुरूप को मिला है। और हिंदी भाषा जो संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा है वह अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में यहाँ से मिल गया आपको। तो कुछ ही तो पता होगा और कुछ ही पता नहीं होगा, और पता नहीं होगा तो डिटेल में समझा दूंगा। आंसर इसका हो गया डी। हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जी शंकर कुरूप को नहीं मिला था। यह सही बात है कि जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लेकिन यह मलयालम के राइटर थे, तो मलयालम को मिला था, न कि हिंदी में। हिंदी भाषा का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, किसके लिए मिला था क्यों बताओ मुझे बताने का मन नहीं है। यह सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए मिला था मुझे बताने का मन नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन को क्लियर करता हूँ। भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, 1913 में प्रकाशित किया गया था। इसको यह बनाया गया था। और कौन किए थे? दादा साहब फाल्के ने, जिनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है। ठीक है, चलिए। बाकी पहला उपन्यास था परीक्षा गुरु, 1882 में था, लाला श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था अनुच्छेद 343 के तहत ना, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए। मैंने उसमें मेंशन है, आपको बहुत सारा प्रोविजन आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, और वो बंगाली का राइटर थी। ठीक है, चलिए। देखिए, तो साथ में अब जीके भी कंप्लीट हो रहा है, तो पढ़ाई इसी तरह से होना चाहिए। ठीक है, कि हिंदी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत जीके भी हो रहा है, ऐसे थोड़ा नहीं याद रहता है। पता है, एक चीज़ अच्छे से बात बताऊँ तो एक मैं आपके साथ कुछ चीज़ साझा कर रहा हूँ। जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, देखिए आपके साथ क्या 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 होता है। आपके साथ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आपको न्यूज़ कोई एक पढ़ाता है, सो नहीं, अपने से पढ़िएगा, उसमें क्या फ़ायदा है सो बताता हूँ। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका तो सोचने समझने का नॉलेज तो मिल ही रहा है, ऑब्वियसली करंट अफेयर कंप्लीट हो ही रहा है, बुद्धि डेवलप हो रहा है कि हाँ भाई चलो क्या क्या चीज़ें, सोचने समझने की क्षमता बढ़ रहा है। कोई वर्ड्स दिक्कत हो रहा है उस समझ में आ रहा है, आपका आर्टिकल जो है धीरे धीरे कवर हो रहा है, कहाँ पे क्या है, ग्रामर सही हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है इससे फ़ायदा होता है। तो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है ना, वो आपको न्यूज़पेपर सही होता है, बहुत सारा चीज़ जो है आप सीखते हैं उससे। जैसे हिंदी है, आप लोग हिंदी को न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो सबको जो रचयिता लिखा हुआ है इसको भी देख लीजिएगा साथ में, कि रचयिता में य में जो है छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो इसको आप लोग सोचना नहीं पड़ेगा कि रचयिता क्या, आपका मन में ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूँगा कि आपको अपना जो घर है वहाँ से आपको विद्यालय जाना, जहाँ पढ़ते हैं, सोचना नहीं पड़ेगा, आँख बंद करके भी आप यहाँ से चले जाएंगे। तो यही चीज़ होता है, जब आपको कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो इस तरह से आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है। तो पढ़िए, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, वो आपका डेवलपमेंट होगा। मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको तो फायदा होगा ही, मेरा ज़्यादा फायदा होगा। तो आप लोग भी कम से कम 1 घंटा तो रीडिंग के लिए निकालना ही चाहिए, खासकर न्यूज़पेपर। अगर हिंदी से ही पढ़ते हैं तो हिंदी ही पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश से ही पढ़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस पुस्तक का रचयिता प्रेमचंद नहीं है? कर्मभूमि, पूस की रात, बुढ़ी काकी, गोदान, निर्मला या फिर चिदंबरा? सही आंसर एफ हो जाएगा। चिदंबरा जो है इसे प्रेमचंद नहीं लिखे हैं, यह सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। तो आज डिटेल में डिस्कस करता हूँ। चिदंबरा जो है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। यह हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा के लिए। तो आंसर मिल गया ना आपको, लास्ट स्लाइड में आपको नहीं बताया था, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई चीज़ आपको कन्फ्यूजन में डाल कर नहीं रखूँगा, क्लियर करके ही चलूँगा, तो जस्ट वहाँ पर आपके साथ मैं जो कर दिया। तो चिदंबरा के लिए हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था भाई? तो 1968 में। हिंदी भाषा से रिलेटेड चीज़ आना चाहिए, जीके में भी आपका कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, तो ध्यान रखिएगा। बाकी सारा चीज़ देख लीजिए, कर्मभूमि हो, पूस की रात हो, बुढ़ी काकी हो, गोदान हो, निर्मला हो, सारा प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। धनपत राय इनका नाम था। बनारस के लम्ही गांव में 1880 में इनका जन्म था। ठीक है, बनारस कहाँ है? यूपी में, जिसको काशी पुराने ज़माने में बोला जाता था। गोदान इनका सबसे अंतिम और अधूरा उपन्यास था, इसको ध्यान रखिएगा। 1936 में इसको पब्लिश किया गया था। बाकी तो देख लीजिएगा, सारा चीज़ हो गया। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है, इनको ध्यान रखिएगा। अब तो ये हो गया कि 1968 में मिला था इनको चिदंबरा के लिए हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है शुरू किया गया था 1965 में, उसको मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जीके में भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा।
तो क्लास कैसा लगा, आज डिटेल में बहुत चीज़ डिस्कस की आपके समक्ष, तो आई होप कि क्लास एक लुक्रेटिव रहा होगा। तो फिर इंजॉय कीजिए फेस्टिवल को, और देखते हैं दिन में एक और लेक्चर आ जाएगा तो कनेक्ट रहिए, मिलते रहेगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें, और बाकी फेस्टिवल में भी संलिप्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, हैप्पी नवरात्रि, जय हिंद।